आप डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी नाम लिखते हैं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहला रहे हैं। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, आप ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में कितने दिनों से कार्यरत हैं? देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकीय कार्य से लगभग 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों की जो चिकित्सा व्यवस्था है इसको मैं भली भांति इससे परिचित भी हूँ और इसको देख भी रहा हूँ। तो एक प्रैक्टिशनर के तौर पे आपने किस समय, किस साल लगभग इसकी शुरुआत की जब आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सेवा देना शुरू किया? देखिए, 2014 से मैंने इस क्षेत्र में सीखने का प्रयास चालू किया और 2017 से मैं लगभग प्रैक्टिस चालू कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरीके से लोगों का उपचार होता है, किस तरीके के केसेस आप डील करते हैं? देखिए, सब कुछ पता हमारे यहाँ तो लगभग 99% प्राथमिक उपचार ही होते हैं और प्राथमिक उपचार करने की मैं कोशिश भी करता हूँ। हाँ, इमरजेंसी में अगर कहीं एक्सीडेंटल केस ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह है तो उसको प्राथमिक उपचार के तहत पट्टी वगैरह करके CHC तक पहुँचाने का भी मैं कार्य करता हूँ। अच्छा, एक सामाजिक सहयोग के रूप में? जी, सामाजिक सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं। आपने क्या कोई मेडिकल की पढ़ाई की है? किस तरीके की डिग्री, किस तरीके के सर्टिफिकेट्स आप? मेडिकल की तो पढ़ाई मैंने नहीं की है, बस मेडिकल की पढ़ाई मेरी चल रही है। अच्छा जी। अभी कोई फार्मेसी का कोर्स? जी, फार्मेसी का 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया है और दूसरा साल चल रहा है। मैं पहले MR का कार्य कर रहा था। MR के कार्य से मैं मेडिसिन के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी हुई कि किन दवाओं को कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, लोगों को बताता रहा। लेकिन कुछ कारणवश मैं जब मेडिकल फील्ड से अलग हुआ तो मैं अपने सीनियर चिकित्सक, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा कारण क्या है कि नाम लेना ठीक भी नहीं है, तो मैं सीनियर चिकित्सकों के साथ में लगभग 2 से ढाई साल में प्रैक्टिस किया, उनका सहयोग किया। होता क्या है कि जब बड़े चिकित्सक के यहाँ आप जाएंगे, किसी भी बड़े चिकित्सक के यहाँ, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर टेक्निकल हैंड को ना रख कर नॉन टेक्निकल रखना चाहते हैं। कारण क्या है कि वो सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। अगर आप किसी को DNM वाले लड़के को रखेंगे, भी फार्मेसी रखेंगे, तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देना होता है। लेकिन जिन लोगों के पास टेक्निकल डिग्री नहीं है लेकिन वो काम अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको रखने पे बड़े हॉस्पिटलों को पैसे कम देने पड़ते हैं। लेकिन आवश्यकताएं तो हर किसी के पास हैं। जब वही बच्चे, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, मान लीजिए कि मैं जब काम सीखा तो मैं अनमैरिड था, धीरे धीरे शादी हुई, बच्चे हुए तो आवश्यकताएं बढ़ी, लेकिन मुझे जो मिलना है 2 से ढाई हज़ार ही मिलना था, तो उसमें परिवार का गुजर बसर होना असंभव कार्य था। क्योंकि काम 2 ढाई साल में लगभग व्यक्ति सीख जाता है तो प्रैक्टिस करने लगता है। और ऐसे ही समाज में जिन्हें लोग झोला छाप कहते हैं, ऐसे चिकित्सक पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये बड़े चिकित्सक ही इनको मैन्युफैक्चर करके साल भर, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, यहाँ तक 15-15 साल अपने यहाँ रख करके बाद में वो जा करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं। तब सरकार और समाज उन्हें झोला छाप के नाम से संबोधित करती है। अच्छा, जो दर्शक होंगे वो ये समझना चाहेंगे कि जो एक डिग्री लेके, जी, MBBS डॉक्टर हुए, उनकी डिग्री लेके एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक जो आप झोला छाप का जिक्र कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क आप समझ पाते हैं? क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को बताना ये चाहेंगे, जो डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं वास्तव में क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, बशर्ते जो झोला छाप डॉक्टर हैं ये अनुभवशील डॉक्टर हैं, इनके पास काफ़ी अनुभव है, एक लंबे अनुभव के बाद ये समाज में आते हैं। और चिकित्सकीय सेवा ऐसा सेवा है कि अगर आप MBBS की डिग्री लेकर के सीधे आप आ जाइए और प्रैक्टिस करने लगें तो शायद वो चीज़ आप कर नहीं सकते हो जो अनुभव के आधार पर कर सकते हो। मेरे दर्शकों से कहना है कि आप चिकित्सकीय सेवा के लिए अगर डिग्री वाला डॉक्टर और अनुभवी डॉक्टर है तो दैट्स सो गुड। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है और अनुभव नहीं है तो उससे अच्छे हमारे चिकित्सक हैं जिनके पास काफ़ी लंबा अनुभव है। कुछ लोगों के पास तो 25-25, 30-30 साल का अनुभव है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दी, तो शायद वो उनका अनुभव जो है बेटर अनुभव है। अगर जो है सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतने व्यापक होते, अब तो सरकार ने एम्बुलेंस मुहैया करा दिया है, CHC और PHC की स्थापना कर दी है, लेकिन अगर आप 15-20 साल पीछे जाएं तो गांव की जनता को
दवा के लिए अगर इमरजेंसी आ जाती थी तो जिला अस्पताल तक जाने के लिए आपने सुना होगा कि लोग चारपाई पे लाद करके ले जाते थे। एक ब्लॉक में एक पीएचसी होता था और पूरे ब्लॉक की जनता उन्हीं के ऊपर डिपेंड होती थी। अब ऐसे में अगर कोई अकस्मात घटना घट जाती है तो तमाम लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी और उनको दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लेकिन जब एक ग्रामीण चिकित्सक इस क्षेत्र में अपना कदम रखे तो उसमें काफ़ी हद तक सरकार को और समाज को राहत तो मिली। लेकिन चूँकि जो सरकार के एक्ट हैं, जो मैकाले का शिक्षा नीति जब से लागू हुआ कि बिना डिग्री, चूँकि हमारे भारत में अनुभवशील लोगों ने, जैसे आप वेद व्यास जी का ले लीजिए, उन्होंने कोई पीएचडी नहीं की थी लेकिन चारों वेद तो लिखा उन्होंने। वाल्मीकि जी ने कहाँ से पीएचडी की थी? रामायण लिखा उन्होंने। सुश्रुत जी ने कहाँ से सर्जरी सीखी? सर्जरी के जनक वही कहे जाते हैं ऑलवर्ड में। तो जो अनुभव था उसी के आधार पर सुश्रुत जी को शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले आँख का सर्जरी किया। और आज जो लोग सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको अच्छी तरीके पता है कि सुश्रुत जी ने जितना शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी दी है उसका आज तक 15% से अधिक अभी भी नहीं उपयोग हो पा रहा है। लेकिन उन्होंने कहीं डिग्री नहीं लिया था, उनके पास एक विशेष अनुभव था कार्य करने का, जिसके आधार पर आज भी लोग शोध कर रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में डिग्री ज़रूरी है। जो सरकार के नियम हैं, जो संविधान का नियम है, उसके तहत डिग्री तो अनिवार्य है, लेकिन साथ में अनुभव भी बहुत मायने रखता है। जब सरकार की आवश्यकताएं थी तो आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो 1972 के पहले अपने भारत में आरएमपी हुआ करते थे कि अगर आप किसी चिकित्सक के साथ 3 साल 2 साल के प्रैक्टिस करते थे तो आपको आरएमपी रजिस्टर्ड कर दिया जाता था कि आप जा कर के देहात में प्रैक्टिस करो और प्राथमिक उपचार, प्राथमिक सेवाएं प्रदान करो। आज सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हर कोई व्यक्ति प्राथमिक उपचार कर सकता है, जिसके तहत अगर मान लीजिए कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है और आप जा रहे हैं तो आप उसकी ब्लीडिंग रोक सकते हैं, आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, आप उस पर पट्टी लगा सकते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ना माने तो जितने भी आप नए वाहन लेते हैं उसमें फर्स्ट एड किट किस लिए रखे जाते हैं? सरकार कहती है हर घर में फर्स्ट एड किट हो। आपके भारत में, आपके उत्तर प्रदेश में कितने घरों में फर्स्ट एड किट आप सर्वे करके देखेंगे प्राप्त होंगे? आज यही जो ग्रामीण चिकित्सक जिन्हें सरकार बार बार झोला छाप कह के प्रताड़ित करती है, नए नए नियम कानून आते हैं, यही झोला छाप गाँव के लिए फर्स्ट एड किट बने हुए हैं और उनको प्राथमिक उपचार देने की पहल भी कर रहे हैं और देते भी हैं। हाँ, कमियां भी हैं, मैं कमियों से परहेज नहीं करता हूं। कुछ चिकित्सक ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए, जिन दवाओं की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं कर सकते हैं, चाहे अज्ञानतावश चाहे ज़बरदस्ती, उसको करते हैं। इसके लिए मैंने सरकार से बार बार मांग की है कि इनको प्रशिक्षित किया जाए। अगर व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस धारी होगा तो निश्चित तौर से उस चीज़ को संभाल करके चलेगा, उसको ज्ञान होगा कि हम क्या करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्या करेंगे तो फ़ायदा होगा। इसी बात पे हम आना चाह रहे थे कि क्या आप लोग दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानकारी रखते हैं? जी, निश्चित तौर से रखते हैं। अगर व्यक्ति 10 साल 15 साल इस क्षेत्र से जुड़ा होगा तो उसको दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी होगी और निश्चित तौर से हम लोग उसके लिए अपने सीनियर्स डॉक्टर्स के माध्यम से साल में 1-2 बार सेमिनार भी आयोजित करवाते हैं संगठन के माध्यम से, कि जिसमें सीनियर्स डॉक्टर्स आकर के, जिसमें एमडी और एमबीबीएस आकर के हम लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं कि आप लोग किन दवाओं का प्रयोग करें और किन दवाओं का प्रयोग ना करें। तो आप लोग किन किन बीमारियों का इलाज करने में खुद को सक्षम पाते हैं? देखिए, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी चिकित्सक हैं मुख्य रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी हल्की बीमारियों का इलाज करते हैं। किसी को लूज मोशन हुआ 2 खुराक दवा दे दिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई गिर गया तो पट्टी कर देते हैं। इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं है और ना ही लोग करना चाहते हैं। जो झोला छाप का विरोध होता है, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग जो छोटी मोटी सर्जरी करते हैं। सर्जरी एकदम बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए सरकार को। अगर वो हमें प्रशिक्षण भी देगा तो सबसे पहला मेरा जो मांग होगा सरकार के माध्यम से कि सरकार की तरफ से कि इनको सर्जरी का ऑथराइजेशन नहीं होना चाहिए। इंजेक्शन, आपने सवाल तो मेरे लिए किया, लेकिन सवाल आप सोचिए कि इंजेक्शन लगाना झोला छाप की मजबूरी हो जाता है। जब पेशेंट शहर से देहात से शहर में जाते हैं तो शहर के डॉक्टर पहले अपने यहाँ तो एडमिट कर लेते हैं और अगर ना भी एडमिट करें
तो पेशेंट को 10 इंजेक्शन, 20 इंजेक्शन, 15 इंजेक्शन उठा के दे देते हैं, जाओ अपने घर पे लगवा लीजिएगा। अब उन इंजेक्शन को कौन लगाएगा? हॉस्पिटल वाले अपने घर से भेजेंगे या सरकार के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था है कि मान लीजिए आप जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे किसी को इंजेक्शन लगना है तो कहाँ पे? बहादुरपुर जा करके लगवाएगा, जिला अस्पताल पर तो इंजेक्शन कौन देता है, कहाँ पे मिलता है? बड़े हॉस्पिटलों में मिलते हैं। वो खुद नहीं लगाते हैं, दे देते हैं कि आप लगवा लीजिएगा। भाई पेशेंट आपके यहाँ 5 दिन भर्ती हुआ और हमने आपको 10 इंजेक्शन दे दिया। अब वो 10 इंजेक्शन जब पेशेंट जिला से लेके गांव में आएगा तो कौन लगाएगा? और अगर वही पेशेंट चाहे तो अपने ब्लॉक लेवल पे जाके लगवा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट जाने में असमर्थ है तो उसको इंजेक्शन कौन लगाता है? अच्छा, जब कोई गंभीर केस आता है तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोग क्या निर्णय लेते हैं? देखिए, जो गंभीर केस आते हैं 99% केसों को हम लोग रेफ़र कर देते हैं CHC पे। CHC के माध्यम से वो चले जाते हैं जिला अस्पताल, या फिर पेशेंट के गार्जियंस या जो उनके साथ रहते हैं जहाँ पे भी डिसीजन लेते हैं उनको भेज दिया जाता है, भाई आप अपने स्तर से दिखा सकते हैं, ये केस हमारे लायक नहीं है। बिना डिग्री के किसी का इलाज करना ये कानूनन अपराध? जी, निश्चित तौर से ये जानकारी है कि बिना डिग्री के किसी का इलाज करना कानूनन जुर्म है, लेकिन उसी के साथ एक दूसरा भी पहलू है कि दवाओं के बिना अगर कोई मर जाए तो ये भी निश्चित तौर से जुर्म ही है। तो क्या कभी आपके ऊपर कोई शिकायत हुई है? जी, ऐसा कोई शिकायत नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप झोला छाप डॉक्टर्स को कितना समाज हित में देखते हैं, कितना? देखिए, दोनों ही, किसी भी कार्य के दोनों पहलू होते हैं। जैसे सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं होना चाहिए। सरकारी अस्पताल हैं तो घर से पंखा भी लाएं। सरकार के पास तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में अगर पंखे नहीं हैं तो पेशेंट की जिम्मेदारी तो नहीं है। इसको आप किस पहलू से देखना चाहेंगे? तो मैं ये भी समझना चाहूँगा कि आप लोगों झोला छाप तो ठीक है, इसको आप देखेंगे। फार्मासिस्ट की जगह चौकीदार दे रहा, अगर चौकीदार सरकारी अस्पतालों में अगर चौकीदार दवा दे रहा, फार्मासिस्ट भी नहीं दे रहा, MBBS भी नहीं दे रहे, और चौकीदार दवा दे रहा है तो क्या इनसे नीचे है झोला छाप? झोला छाप तो प्रैक्टिस किया 10 साल, 15 साल, 2 साल कहीं सीखा, फिर आया, फिर इन चौकीदारों को किसने दवा देने का अधिकार दे दिया? ये सरकारी अस्पताल का ही तो है। चिकित्सक नहीं मिलेंगे तो कोई दवा के बिना मरना चाहेगा? आप पूरा समेट के रखे हुए हैं सरकार की आलोचनाएं। ये सरकार की आलोचनाएं नहीं है, ये जनता की मांग है। हम आलोचना नहीं सरकार की कर रहे हैं। जब व्यक्ति को, अगर आपको पानी नहीं मिलेगा, कि आप बिस्लरी वाटर पीते हो और आपको पानी ना मिले तो आप पानी के बिना कब तक रह पाएंगे? तो निश्चित तौर से जो झोला छाप का जन्म होता है यहीं से शुरू होता है। अगर आप, ईश्वर न करे, किसी का रोड एक्सीडेंट ऐसे जगह पे हो जाए जहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है, MBBS नहीं है, तो क्या वो उसकी दवा ना हो? इसके लिए मैंने सरकार से लगातार मांग की है कि सरकार इन डॉक्टरों को प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षित करें, बाकायदे इनका रजिस्ट्रेशन हो, समय समय पर इनका जांच भी हो कि आप कर क्या रहे हो। जैसे सरकार ने अस्पताल खोला, यहाँ पे व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, हमें भी प्रशिक्षण दिया जाए, मॉनिटरिंग करा, तो मॉनिटरिंग की जाए कि हम अपने काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, एक कोई मैं नई मांग नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका जैसे विकसित देशों में क्वैक डॉक्टर की तैनाती की जाती है ताकि वो संभाल सकें। जब वहाँ पे 15 MBBS के क्वैक डॉक्टर्स होते हैं तो उस पर 1 MBBS की नियुक्ति होती है कि वो 15 डॉक्टर्स अगर प्राथमिक उपचार के बाद रेफ़र करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो उस डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं। चाइना जैसे देशों में ये व्यवस्थाएं लागू हैं, तो भारत में क्यों नहीं? फिर भारत में ही RMP आज भी अलाउ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बिहार सरकार 40,000 झोला छाप डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिलाती है कि वो कोविड में काम करेंगे, लेकिन कोविड के बाद उन डॉक्टरों को निगलेक्ट किया जाता है। और फिर जैसे चुनाव आ रहा है तो चुनाव में कहा जा रहा है कि आपको मैं वेतन दे करके पोस्टिंग कराऊंगा। तो इन झोला छाप डॉक्टरों को वोट बैंक माना जा रहा है।
या देश से बाहर माना जा रहा है, या फिर इनके परिवार के भरण पोषण के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार करेगी? अच्छा, आपने ऐसे कथित झोला छाप डॉक्टर होते हुए जी, कितने लोगों की अब तक मदद की होगी, कुछ आंकड़ा? अगर ये चीज़ मुझसे ना पूछ के यहाँ की जनता से आप पूछेंगे तो बेहतर बताएगी। लगभग मैं जब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1300 से 1400 लोगों को मैंने निःशुल्क एक्सीडेंटल लोगों का मुफ्त इलाज किया है। अच्छा। और उसके बाद कई बार ऐसे घटनाएं आपके सामने आएंगी, जैसे टांडा पुल का जो बस दुर्घटना हुआ था, कई ऐसे रोड एक्सीडेंट आएंगे जहाँ पे कई लोग घायल हुए हैं, और वहाँ पर पहुँच करके मैं कार्य करता हूँ, जिसकी वजह से पत्रकार वर्ग मुझे राम जानकी मार्ग का देवदूत भी कहता है। तो आगे अपने संगठन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये संस्था किस तरीके से? देखिए, इस संस्था का मुख्य कार्य है कि सरकार जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अनुभव रखते हैं, इनको प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षण दिला के रजिस्टर्ड करे और इनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करे। 2 साल पर इनका नए तरीके से पुनः प्रशिक्षण 10 दिन 15 दिन का कराए, ताकि इनसे गलतियां ना हों और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सके। साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट करके लोग आ रहे हैं, जो फार्मासिस्ट किए हुए हैं, इनको भी प्राथमिक उपचार की अनुमति दी जाए। कम से कम इमरजेंसी में दवा तो दे सकें। आज एक फार्मासिस्ट करके लोग बैठे हुए हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, लेकिन आए दिन इन पर छापेमारी की जाती है, कारण कि इनको प्रैक्टिस का तो अधिकार है नहीं। देहात में कितने MBBS डॉक्टर्स बैठे हैं जिनके पर्चे पे ये दवा बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। अच्छा, आप आम जन को जो आप लोगों से उपचार कराते हैं, प्राथमिक उपचार लेते हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, अगर शॉर्ट में लास्ट में बोलें? देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हमसे सेवा लेना चाहते हैं, उन लोगों को भी एक ज्ञात होना चाहिए कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वो डॉक्टर्स किस कैटेगरी का है। तमाम डॉक्टर्स ऐसे जो झोला छाप हैं, लेकिन वो अपना हॉस्पिटल डाल दिए हैं, तमाम डॉक्टरों की लिस्ट उसमें शामिल कर दिए हैं। मतलब उससे किस सीमा तक? मैं बता रहा हूँ। तो आपको पहली बात तो जानकारी होना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो डॉक्टर की कैटेगरी क्या है। अगर आप झोला छाप के पास जा रहे हो और आप वहाँ पे देख रहे हो कि सर्जन की बोर्ड लगी हुई है, अब अगर आप सर्जन जान के जा रहे हो तो निश्चित तौर से आप गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे, आपका शोषण होगा। तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि उनके लिए प्राथमिक उपचार तक ही सीमित रखना चाहिए, और वो प्राथमिक उपचार से ऊपर कर रहे हैं तो निश्चित तौर से सरकार की नीतियों का और अपने समाज के साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपको ये अनुभव है कि आप इंजेक्शन लगा सकते हो, तो आप इंजेक्शन लगाने की भी कोशिश ना करें, वही इंजेक्शन लगाएं जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स ने दिया है।